अजीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्रा, गुड आफ्टरनून। अजीज़ दोस्तों, आईएमएफ से एग्रीमेंट तो हो गया पाकिस्तान के स्टाफ लेवल का, वो भी टेम्परेरी सा एग्रीमेंट है। वो पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाना अमेरिका का मकसद था, सो बचा लिया। और अब उससे ये भी है कि पाकिस्तान के लिए दूसरे मुल्कों से लोन लेने का रास्ता आसान हो गया, भीख मांगना आसान हो गया, और स्कूक बॉन्ड और दूसरे बॉन्ड और हर तरह से पाकिस्तान अब खुल के खेलने की पोजीशन में है। बातें बड़ी बड़ी हैं। शहबाज शरीफ ने कहा है कि दुआ करें कि ये आईएमएफ से आखिरी प्रोग्राम हो। तो ये बातें हमें ना सुनाओ शहबाज शरीफ, तुम लोगों के पास अभी कुछ भी नहीं है। आईएमएफ के 3 बिलियन आ जाएंगे, सऊदी अरब ने 2 बिलियन का वापस एग्री कर लिया, इमारात 1 बिलियन दे देगा, लेकिन तुम लोगों का अभी हाल बहुत ख़राब होना है। और बड़ी बड़ी बातें नहीं करो। आईएमएफ के शिकंजे में तुम ऐसे जकड़े हुए हो कि तुम निकल ही नहीं सकते। पाकिस्तान की जो थोड़ी बहुत उम्र रह गई है वो आईएमएफ की, अमेरिका की ग़ुलामी में ही निकलेगी। पाकिस्तान सरकार ने यानी आर्मी ने ये फ़ौरन इंक्वायरी करनी शुरू कर दी और एक्शन ले रहे हैं उन लोगों के ख़िलाफ़ जिन्होंने आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को लेटर लिखा था कि पाकिस्तान में आर्मी जुल्म कर रही है, डेमोक्रेसी को नहीं चलने दे रही, इसलिए आप पाकिस्तान को पैसे ना दें। लेकिन यह है कि ग्राउंड रियलिटी ये है कि अब पाकिस्तानी पब्लिक है ना, जो आम आदमी वो ये बात समझ गया है कि पाकिस्तान का कोई सुधरने का हाल नहीं है। क्योंकि हमने अभी इनके जो खर्चे देख रहे हैं ना, वो खर्चे तो मैं बता नहीं सकता कि कितने अजीम हैं। जैसे हज है, हज में हर एरा गैरा सरकारी खर्चे पे पहुंचा हुआ था। एक भिखारी मुल्क ऊपर से इस्लाम का नाम लेते हैं, साले किस तरह सरकारी खर्च पे जा सकते हैं। हज जो कि पर्सनल खर्चे पे करने का हुक्म है। एजाजुद्दीन साहब हैं, ऑथर हैं, उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तानी आज भी अपने आप को एक ऐसी जगह पे पाते हैं जहाँ पे इनका सिर्फ वोट का काम है, बाकी डॉलर के सिर्फ ख्वाब दिखाए जाते हैं। पाकिस्तान एक समंदर में डूबा हुआ एक जहाज़ का मलबा है, रैक जो होता है। जैसे अभी टाइटैनिक का रैक देखने के लिए कुछ लोग गए थे, तो उस पर लोग बातें तो कर रहे हैं ना, तो उसमें किसी ने लिखा था कि इतना लाखों का खर्च करके आप टाइटैनिक एक जहाज़ देखने जा रहे हैं जो तबाह हो गया है। तो आइए पाकिस्तान आके देख लीजिए जहाँ एक मुल्क ही पूरा तबाह हो गया है। और हकीकत भी यही है। अब ये सारी चीज़ें बेचने पे आ गए हैं। इनका बेचने का आलम यह है कि हामिद मीर ने इसहाक डार से पूछा कि आप इस्लामाबाद एयरपोर्ट लीज कर रहे हैं। बात दुरुस्त है कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट को लीज पे दे रहे हैं आप? लीज पे नहीं दे रहे। अच्छा, इस्लामाबाद एयरपोर्ट हम आउटसोर्स कर रहे हैं। अब कोई बताए कि लीज और आउटसोर्स में फ़र्क क्या है। तो ये इनका आलम है, लफ्ज़ों से खेलने की कोशिश करते हैं। महंगाई का एक तूफ़ान है, एक आलम ख़राब है। आप ये देखें कि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर सोसाइटी कहलाती है ना, और एग्रीकल्चर बेस्ड इसकी इकोनॉमी भी होती है। यहाँ पे यूरिया की एक बोरी, जो किसानों के लिए यूरिया होती है, यूरिया की एक बोरी जो है वो इंडियन रुपीज़ 800 रुपये की है। भारत में इंडियन रुपीज़ 270 रुपये की है। ये फ़र्क देख लें आप। मुझे बड़ा अफसोस होता है उन लोगों के ऊपर जो आज भी इस बात पे बिलीव करते हैं कि हमने पाकिस्तान हिंदू के साथ नहीं रह सकते थे, इसलिए हम अपना एक आज़ाद देश चाहते हैं। और आज़ाद इस्लामिक देश का आप हाल देख लें कि इस वक्त क्या है।
आज़ाद इस्लामिक देश का हाल ये है कि PIA को सऊदी अरब के एयरपोर्ट वगैरह के खर्चे जो होते हैं वो $48 मिलियन चढ़ गए हैं, वो भर नहीं रहा। तो PIA की फ़्लाइटों के लिए पाबंदी का चांस है। सऊदी अरब 50,000 हाजी इससे डिस्टर्ब होंगे। मुफ्त खोरे जो हज के लिए गए हैं वो डिस्टर्ब नहीं हो रहे, क्योंकि वो तो सरकार की स्पेशल फ़्लाइट्स में गए हैं। तो अज़ीज़ दोस्तों, ये सूरत हाल है। यूरिया खाद के हवाले से अभी जो मैंने बताया, तो ये अमेरिका में 3,000 इंडियन रुपए की बोरी है, चाइना में 2,100 रुपये की, इंडिया में 270 रुपये की। इस पे भी वेस्ट इंडिया को फार्मर्स प्रोटेस्ट पे भाषण दे रहा था। वो टूल किट याद है ना? अब कोई रिहाना से पूछे, कोई ग्रेटा थुनबर्ग से पूछे कि ये फार्मर्स की फैसिलिटीज सिर्फ देख लो, 10 गुना ज़्यादा है अमेरिका में भाव। तो ये है सिचुएशन। अजीज़ दोस्तों, हमारे ये होम मिनिस्टर राना सनाउल्लाह भी हज करने पहुंच गए थे और शैतान को कंकरियां मार रहे हैं। अब ये तो कंकरियां मारते हुए शैतान को इमरान खान समझ के मार रहा था और शैतान इसको देख के हंस रहा था कि ले भाई मेरा भाई आ गया। तो पाकिस्तानी तो शैतान से कम है नहीं, वरना ये एक हमारा शैतान देख लें, जनरल बाजवा मुसलसल सैर सपाटे कर रहे हैं, क्योंकि इतना माल बना लिया है कि इसकी 7 नस्लें बैठ के खाएं तो ख़त्म ना हो। मुसलसल सैर सपाटे कर रहा है। अभी एक अफवाह उड़ी थी, आई होप कि ये सच्ची खबर हो, कि 5 दिन हो गए जनरल बाजवा की बीवी गायब हो गई है, मिल नहीं रही। अब ज़ाहिर पाकिस्तान में लोग PTI वाले ख़ास तौर पे इस तरह की खबरें उड़ाते रहते हैं। तो ये है पाकिस्तान आपके सामने। अजीज़ दोस्तों, मैं आपके सामने ये एक इंटरव्यू रखूँगा, जो कि इंटरव्यू तो नहीं है, 1 मिनट का क्लिप है, जिसमें वो सवाल कर रहा है। गौर से सुनिएगा हर सवाल का जवाब, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। PIA का सालाना नुकसान कितना है? 45 अरब रुपए। बांग्लादेश की सरकारी एयरलाइन का मुनाफा कितना है? 150 करोड़ टका। PIA का रोजाना का नुकसान कितना है? 13 करोड़ रुपए। PIA के असासाजात कितने हैं? 150 अरब रुपए। PIA पर कर्ज कितना है? 480 अरब रुपए। PIA सालाना कितने मुफ्त टिकट बांटता है? तकरीबन 3 लाख मुफ्त टिकट। मुफ्त टिकट देने की वजह से सालाना नुकसान कितना हो रहा है? 5 अरब रुपए। पाकिस्तान रेलवेज का सालाना नुकसान कितना है? 41 अरब रुपए। रोजाना का नुकसान कितना है रेलवेज का? 11 करोड़ रुपए। इंडियन रेलवेज को सालाना मुनाफा कितना होता है? 7600 करोड़ इंडियन रुपीस। पाकिस्तान स्टील मिल्स का सालाना नुकसान कितना है? 30 अरब। 180 अरब। वज़ीर आज़म के गैर मुल्की दौरों के लिए यौमिया कितना बजट मुख्तस है? 55 लाख रुपए। हर पाकिस्तानी की रोजाना की औसत आमदनी कितनी है? 300 रुपए। बिजली के शोबे का कुल नुकसान कितना है? 922 अरब रुपए। ईवान सदर का रोजाना का बजट कितना है? 25 लाख रुपए। 22 लाख रुपए। हर पाकिस्तानी की रोजाना की औसत आमदनी कितनी? 300 रुपए। काबीना डिवीजन की यौमिया अखराजात कितने हैं? 1.5 करोड़ रुपया यौमिया। हर पाकिस्तानी की रोजाना की औसत 300 आमदनी कितनी है? डॉक्टर साहब, 2 जवाब आपके जो हैं वो गलत हुए हैं। तो अजीज दोस्तों, सूरत हाल ये है कि ईद के दिनों में पूरे कराची को पानी का एक कतरा नहीं मिला। इस पे मुझे वो एक फिल्म, मैंने नाम याद नहीं, बचपन में कोई देखी थी एक फिल्म, जिसमें एक घर होता है जिसमें 4-5 बच्चे होते हैं, बाप नहीं होता। उसमें उस माँ का बाकी बच्चे सगे थे, एक सोतेला बच्चा था। तो वो सोतेला बच्चा है ना, वो कमाने जाता था, पूरे घर का खर्चा वो चलाता था। लेकिन फैसिलिटीज़ इसको कुछ नहीं मिलती थी। हमेशा फटे पुराने कपड़े, हमेशा बासी खाना, बच्चा खुचा खाना, पूरा दिन मेहनत करता था। बाकी बच्चे अय्याशियाँ करते थे। ये कमाऊ पूत जो है वो सोतेला था, इसलिए इसको कोई राइट्स नहीं मिलते थे। वैसे ही पाकिस्तान में कराची कमाऊ पूत है, जो कमा रहा है, पूरे पाकिस्तान को खिला रहा है, लेकिन इसका कोई भाव पूछने वाला नहीं है, इसको कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा महंगी इलेक्ट्रिसिटी कराची वालों को मिलती है। अजीज़ दोस्तों, सवाल यह है कि कराची के हर घर में नलका लगा हुआ है, पानी की लाइन है, उसमें पानी क्यों नहीं आ रहा?
पानी सबको मिल रहा है टैंकर से। सवाल यह है कि जब आपके पास पानी की लाइनें हैं तो उन लाइनों में पानी आप क्यों नहीं दे रहे? पानी के बिल आता है, किसी घर में 1 घंटा आता है, किसी इलाके में आधा घंटा आता है, किसी इलाके में 10 मिनट आता है। मेरे पास मुख्तलिफ इलाकों की रिपोर्ट्स मौजूद हैं कि ईद के दिनों में किसकी क्या पोजीशन थी। एक इलाका बता रहा है 10 मिनट पानी आता है सुबह 6 बजे। ये जिंदगी है पाकिस्तान के कमाऊ पूत की। सवाल यह है कि टैंकर मंगवा रहे हैं सब। 1500 रुपये का टैंकर हुआ करता था ईद से पहले। ईद के दिनों में 5,500 रुपये का टैंकर मिल रहा था। अब ये टैंकर का पूरा निज़ाम है ना जो कराची का, वो पाकिस्तान आर्मी की एक बटालियन है रेंजर्स। वो रेंजर्स ये पूरा पानी का सिस्टम चलाती है। अब आप खुद सोचें कि पानी का बिल भी भर रहे हैं और सब टैंकर से मंगवा रहे हैं, तो पैसा कहाँ जा रहा है? आर्मी की जेब में सीधा। मैं जब जमशेद टाउन में था ना, तो मैं एज ए मेयर मेरा काम था कि मैं मुख्तलिफ इलाकों में जाता था और सब मसले देखता था। तो एक दिन मैं वहाँ पे मेरे इलाके में एक कश्मीर रोड है, तो मैं कश्मीर रोड पे जा रहा था, तो मैंने देखा कि तकरीबन 2 मील तक सड़क के एक साइड पे लाइन से टैंकर खड़े थे पानी के, कोई 100 के करीब होंगे लाइन से। तो मैंने, सेक्रेटरी मेरे साथ था, मैंने उसको पूछा, मैंने कहा कि ये क्या है? कहते हैं यहाँ पे हाइड्रेंट है ना, यहाँ से ये टैंकर पानी भर के पूरे पाकिस्तान में, पूरे कराची में सप्लाई करते हैं। कराची में 4-5 जगह हाइड्रेंट रखे हैं, वाटर हाइड्रेंट, जहाँ पे वो ऊपर एक बड़ा सा नलका टाइप का पाइप लगा हुआ है, मोटा सा टैंकर आता है, ऊपर का ढक्कन खोलते हैं, उसमें पानी भरता है, फिर जाता है वो। तो मैंने कहा यार पानी नलकों में नहीं आ रहा, टैंकर में आ रहा है, तो फिर इसका मतलब पानी है, तो फिर नलकों में क्यों नहीं आ रहा? तो बोला सर ये आपके रेंजर्स वाले ही कर रहे हैं। तो मैंने फिर पता किया, जब अपने ऑफिस जाके मैंने सिटी गवर्नमेंट के वाटर के जो ऑफिसर्स थे उनको बुलाया, कराची वाटर बोर्ड वालों को बुलाया। मैंने कहा भाई ये क्या ड्रामा है? बोला सर ये तो इलीगल हाइड्रेंट है, लीगल भी नहीं है। तो मैंने कहा इलीगल हाइड्रेंट चल रहा है, 100 टैंकर खड़े हैं, पानी खुला खुला भरा जा रहा है 24 घंटे। और मैंने कहा आप रोक नहीं रहे इलीगल को? बोला सर रेंजर्स का है ना, रेंजर्स को कौन रोक सकता है? ये हालत है, लूट मार के तरीके रखे हुए हैं और कुछ नहीं है। आप बताएं कि पानी जैसी सहूलत अपने कमाऊ पूत कराची को नहीं दे पा रहे, ये भारत से मुकाबला करने का सोच रहे हैं, ये इस्लाम की जंग खिलाफत की बात कर रहे हैं, ये ग्लोबल जिहाद के ठेकेदार हैं साले। तो अजीज दोस्तों ये सूरत हाल है। सॉरी फॉर द लैंग्वेज भाई, बहुत ज़्यादा अपने लोगों को तकलीफ में देख के बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है। और कसूर इनका क्या है? आपको लाहौर में ये सिचुएशन क्यों नहीं मिलती? इसलिए कि लाहौर सगा बच्चा है, ना कमाता है ना कुछ करता है। कमाऊपूत कराची का पैसा लाहौर में लगता है, फैसिलिटीज सारी लाहौर और पंजाब को दी जाती हैं। KPK की इलेक्ट्रिसिटी चल रही है, सिंध से गैस जा रही है, बलूचिस्तान से गैस जा रही है, सिंध का कोयला इस्तेमाल हो रहा है, कराची पोर्ट खुल्लम खुल्ला लाहौर धंधा कर रहा है। नेशनल एक्सचेकर को 1 टका नहीं देता लाहौर। पंजाब 58% ले जाता है नेशनल एक्सचेकर से, 5% नहीं देता साला। तो सॉरी अगेन, मेरी आज है ना मिग्रेन का बड़ा अटैक है, सुबह से सर में दर्द है, तो इसलिए एनीवे अजीज दोस्तों, थोड़ा पॉलिटिक्स पे जाने से पहले 2 और ख़बरें आपके साथ शेयर करूंगा कि ईद के दिन चमन जेल है पाकिस्तान में, बलूचिस्तान की चमन इलाका है, वहाँ पे जेल है। वहाँ पे एक बैरक नंबर 4 जो थी ना, इसमें ख़तरनाक कैदियों को रखा गया था, जो कि सज़ाए मौत, कत्ल के मुकदमे, अटेम्प्ट टू मर्डर, किडनैपिंग फॉर रैंसम, ख़तरनाक मुजरिम जो थे ना, उनको रखा गया था। तो उनको ईद की नमाज के लिए निकाला गया। तो ये पूरा प्लान करके बैठे थे, और जैसे ही इनको ईद की नमाज के लिए बैरकों से निकाला, मैदान की तरफ ले जाने लगे, उन्होंने पुलिस वालों पर हमला कर दिया, पुलिस वालों को मारा कूटा और दर्जन से ज़्यादा भाग गए। ये है पाकिस्तान, बनाना रिपब्लिक।
दूसरी खबर ये है, जो कि पाकिस्तान की तो नहीं, आजकल फ्रांस की जो सिचुएशन है ये उस हवाले से तो नहीं है, लेकिन ये है कि फ्रांस की सबसे बड़ी अदालत ने ये रूलिंग दी है कि फुटबॉल के मैचेस में जो हिजाब पहन के लड़कियां फुटबॉल खेलती हैं ना, वो गलत है। क्योंकि फ्रेंच सरकार ने ये लॉ पास किया था कि सॉकर फेडरेशन जो है ना, ये फुटबॉल फेडरेशन फ्रांस की, उसने कहा था कि लड़कियां हिजाब पहन के फुटबॉल नहीं खेल सकती। इसलिए मुस्लिम काउंसिल्स है ना, वो सब गई थी कोर्ट में, और कोर्ट ने ये कहा है कि बिल्कुल हिजाब पहन के फुटबॉल खेलना अलाउड नहीं है। अजीज दोस्तों, आते हैं पॉलिटिक्स की तरफ। पॉलिटिक्स का ये हाल है कि आप ये देखें कि बलूचिस्तान और सिंध आज़ादी मांग रहे हैं, और जेन्युइन इनके रीजंस हैं आज़ादी मांगने के कि 75 साल पंजाब की गुलामी करके देख लिया। दोनों पाकिस्तान के रिचेस्ट रिसोर्सफुल प्रोविंस को लूटा जा रहा है पाकिस्तान की पंजाबी आर्मी की तरफ से। एक कोई बाकी सब काम में शिकवा नहीं है। हिंदुस्तान ने आज तक न सिंधियों की मदद की, न बलोचों की मदद की, और हम बेयारो मददगार गुलामी की जंजीरें तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और मर रहे हैं। हज़ारों, दसियों हज़ारों मिसिंग पर्सन सिंध और बलूचिस्तान के मौजूद हैं, लेकिन हिंदुस्तान हमारे लिए आवाज़ तक नहीं उठाता। सरकार की बात हो रही है, आम आदमी की हमें पता है कि हमदर्दियाँ सिंध और बलूचिस्तान के साथ हैं। पाकिस्तान क्या कर रहा है ये देखें। खालिस्तानियों के जो प्रोटेस्ट होते हैं उसमें पाकिस्तानी झंडे क्या कर रहे हैं। पाकिस्तान पूरा इस खालिस्तानी नामी फिल्म का स्क्रिप्ट राइटर है, प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, फाइनेंसर है। सिर्फ एक्टर सिख, वो भी खालिस्तानी सिख, जिनको कि मैं सिख भी नहीं मानता, उनको हायर किया हुआ है। ये खुल के कश्मीर खालिस्तान के लिए टेररिज्म भारत में कराने के लिए पाकिस्तान को कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है इंटरनेशनल कम्युनिटी का। भारत पता नहीं क्यों हमारा साथ नहीं दे रहा। अजीज दोस्तों, नवाज शरीफ जिसका भाई प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान का, वो लंदन से दुबई 7 घंटे की फ़्लाइट लेके आ सकता है। दुबई से कराची पाकिस्तान 1.5 घंटे की फ़्लाइट लेके नहीं आ सकता। ये है बनाना रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। अभी ये दुबई में मिला शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम, दुबई के जो वाली हैं और यूएई के प्राइम मिनिस्टर हैं उनसे, तो उस पे पाकिस्तान के प्रो नवाज शरीफ मीडिया ने खबर लगाई है कि पाकिस्तान एक्सपेक्टेड नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ जबील पैलेस पे आए और मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम से मुलाकात की और पाकिस्तान के इलेक्शन के बाद का इकोनॉमिक रोड मैप डिस्कस किया। अजीज दोस्तों, नई लोटा पार्टी जो बनी है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, जहांगीर तरीन उसके ऊपर से वो डिस्क्वालिफिकेशन की तलवार हट गई है, तो अलीम खान उस पार्टी के प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने कहा है कि अगले इलेक्शन में हमारा प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट जहांगीर तरीन होगा। इमरान खान ने कहा है कि मुझे यकीन है कि मुझे डिस्क्वालीफाई करेंगे, मुझे इलेक्शन से दूर करेंगे, वगैरह वगैरह। इमरान खान की पार्टी का ये हाल है कि सऊदी अरब में मीना के मैदान में 3 पीटीआई के कारकुन गिरफ्तार किए गए। उन्होंने पीटीआई का झंडा वहाँ पर उठाया हुआ था। इनका इस्लाम भी कितना पॉलिटिसाइज्ड है ये आप देख लें। आखिरी खबर आपके साथ शेयर करूँगा अजीज़ दोस्तों कि ये मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली पाकिस्तान की पार्लियामेंट के मेंबर हैं। ये कह रहे हैं कि पार्लियामेंट लॉजिस में ड्रग्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। मैं रात को 1 बजे अपने कमरे की तरफ आ रहा था
तो ड्रग्स की बदबू की वजह से नाक बंद करके कमरे में पहुंचा। हमें पार्लियामेंट मेंबर्स को मिसाल एग्जाम्पल बनना चाहिए, लेकिन हम ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं। तो इस पे मुझे एक वाकया याद आया कि 1997 में जिनीवा सेशन के लिए MQM ने मेरे साथ पाकिस्तान से सेनेटर MQM के एक थे सेनेटर इश्तियाक अहमद, उनको और उनके सेक्रेटरी को भेजा था। तो वो 2 हफ्ते जिनीवा में मेरे साथ रहे थे। हम सेशन अटेंड करने के लिए मैं इनको ले जाता था और सारा कुछ, तो बातें होती रहती थी। तो उस वक्त पाकिस्तान में एक नवाज शरीफ की सरकार आई थी नई। तो इलेक्शन से पहले जो केयरटेकर गवर्नमेंट होती है उसमें बलख शेर मज़ारी, ये शीरीन मज़ारी के ख़ानदान का एक है, बलख शेर मज़ारी को केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर बनाया था 3 महीने के लिए। तो बात निकली तो मैंने कहा कि इश्तियाक भाई आपके पार्लियामेंट में और सेनेट में जो रहते हैं वो लॉजिस में जो वहाँ पे, वो तो सारे शराबी कबाबी करप्ट होंगे। बोले नहीं इतने ज़्यादा नहीं है। तो उनका सेक्रेटरी कहता है अंकल, वो बहुत बूढ़े थे और बीमार भी बहुत रहते थे, तो वो कहता है अंकल आप तो सो जाते हैं 9 बजे में, आपको क्या पता आपके सोने के बाद पार्लियामेंट लॉजिस में क्या होता है। तो एक कयामत होती है, मुजरे होते हैं, लड़कियां सबके कमरों में आती हैं, शराबें ड्रग्स सब। तो इश्तियाक भाई उसको यूं देखने लगे और फिर इश्तियाक भाई कहते हैं कि मेरे बराबर में बलख शेर मज़ारी का कमरा था जो कि केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर रहा है, वो कम से कम ऐसी हरकत नहीं करता वरना मुझे पता चलता। तो उसका सेक्रेटरी हंसने लगा, कहता है अंकल जिस दिन वो प्राइम मिनिस्टर बना था ना, उस दिन इसने 16 साल की लड़की मंगवाई थी। हद से ज़्यादा कैरेक्टरलेस आर्मी, जजेस, पार्लियामेंटेरियंस, सिविल ब्यूरोक्रेसी, मीडिया के लोग, हद से ज़्यादा कैरेक्टरलेस। फाइनेंशियल करप्शन भी और सोशल करप्शन भी करते हैं। अजीज़ दोस्तों, आर्मी की भी आपको पता ही है कि जूनियर ऑफिसर्स अपनी बीवियां सप्लाई करते हैं सीनियर ऑफिसर्स को तरक्की पाने के लिए, फैसिलिटीज़, करप्शन, इन सब चीज़ों में हिस्सा लेने के लिए बीवियां तक सप्लाई की जाती हैं। ये आदिल राजा तक बता चुका है। तो अजीज़ दोस्तों, ये है पाकिस्तान, आपके सामने नंगा करके रखता हूँ मैं, और इसके लिए बड़ा मेहनत करनी पड़ती है और बड़ी एक स्ट्रगल होती है। आप लोगों ने जो मेरे साथ सपोर्टिंग एक वो रखा हुआ है जिसकी वजह से ये सारा मैं काम कर पाता हूँ। तो अजीज़ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। आप हर किस्म का जो मुझे हौसला देते हैं, मुझे हिम्मत बढ़ाते हैं, जिससे मेरी तबीयत भी ख़राब हो, कुछ भी हो, लेकिन मैं कोशिश करके आपके सामने रोज़ के रोज़ सिचुएशन रखता हूँ। सो काइंडली कीप सपोर्टिंग एंड थैंक यू वेरी मच।